नमस्कार, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ एक बार फिर हैं व्यालोक पाठक जी। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं व्यालोक जी का। व्यालोक जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। दर्शकों, जुडिशरी भारत की ऐसी है, उसकी महिमा इतनी इतनी अपरंपार है कि हम और व्यालोक जी आघाते नहीं हैं, थकते नहीं हैं, हमारी बातें पूरी नहीं होती हैं कि हम भारत की अपनी मान्यवर जुडिशरी की कितना यशोगान करें। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर चर्चा में। समझ में ये नहीं आता कि निचली अदालत का कोई फैसला हाई कोर्ट को समझ में नहीं आता। कई बार हाई कोर्ट का फैसला ठीक उलट जाता है जाते जाते सुप्रीम कोर्ट। यानी एक जज दूसरे जज को इस तरह के थप्पड़ क्यों मारते हैं? थंबनेल पे भी आपने यही देखा होगा। यही हुआ है एक बार फिर अरविंद केजरीवाल के केस में। अरविंद केजरीवाल जिन पर असीम अनुकंपा बरसाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक इंटरिम बेल जिसको प्रचारित किया गया, हालांकि वो एक पेरोल था, वो देके रास्ता खोल दिया। और राउज एवेन्यू कोर्ट की जो गर्मियों की छुट्टी वाली जो जज साहिबा हैं, उन्होंने, हालांकि उनके नाम में भी न्याय कहीं ना कहीं आता है, लेकिन आप ये सोचें, उन्होंने जमानत दी। ठीक है, जमानत दी जा सकती है व्यालोक जी। जमानत तो किसी का भी अधिकार है, किसी मुजरिम का, किसी आरोपी का, किसी जो है वो बंदी का, ये तो उसका अधिकार है, न्यायिक अधिकार है भाई। ठीक है, लेकिन इंटरिम जमानत देते हुए या नियमित जमानत देते हुए कोर्ट के जज साहब का ये कहना कि साहब, ईडी जब विरोध की तो उन्होंने कहा कि 1000 पन्ने का आपका दस्तावेज है, वो हमको पढ़ने ओढ़ने का टाइम नहीं है। दूसरा, हमको तमाम और कोई साक्ष्य इसको बांचने का कोई टाइम नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात और कहा है जज साहिबा ने बेल देते हुए, राउज एवेन्यू कोर्ट वाली, उन्होंने कहा ऐसा है कि हमको कोई विधिक आधार भी बताना इस बेल को ग्रांट करते हुए यह भी कोई आवश्यक नहीं है। और साहब बेल दे दिया, रिहाई होनी थी। वो तो भला हो ईडी दौड़ के गई हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं साहब, फिलहाल इस पर रोक लगाई जाती है। अब मुझे भी आलोक जी एक बात तो ये नहीं समझ में आती है कि अगर मान लीजिए किसी सेशन कोर्ट के और जमानत जैसा मामला हो, तो जितनी मेरी समझ है, जमानत के मामलों में कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। अगर हाईकोर्ट का यह फैसला आया है तो इसका मतलब है कि राउज एवेन्यू कोर्ट से दी गई जमानत खत्म हुई, खारिज हुई, खत्म हो गई। अरविंद केजरीवाल को दोबारा अपील करनी पड़ेगी अगर सेशन में करनी है। मैं आपसे जो जानना चाहूंगा कि साहब ये बताइए, ये छोटका जज को बड़का जज, कभी मझले जज को सबसे ऊपर वाले जज, ये थपड़ियाते काहे रहते हैं? एक दूसरे के बिल्कुल उलट फैसले क्यों देते हैं? और अगर मैं कहता हूं कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दिया, तो फिर हाई कोर्ट अगर ये कह रहा है कि नहीं जमानत नहीं दी जाएगी, फैसला सुरक्षित रखा है, 2-3 दिन बाद उस पर फैसला देंगे, क्या देंगे वो जाने। लेकिन ऐसे में कोई छोटी अदालत या कोई भी अदालत जिसका फैसला बड़ी अदालत में पलटा जा रहा है, तो उस जज का क्या होता है, उसके फैसले का क्या होता है? क्या उसने गलत फैसला दिया? तो ये एक जुडिशरी, भारत की जुडिशरी की जो रवायत है कि सेशन का मुकदमा जाके हाईकोर्ट में पलट जाता है, हाईकोर्ट का मुकदमा जाके कभी सुप्रीम कोर्ट में पलट जाता है, ये रवायत क्या है? ये किस तरह का सिस्टम है जुडिशरी का साहब? इसको क्या कहेंगे आप? अरविंद केजरीवाल का मामला बहुत मजेदार केस स्टडी है। भारतीय न्यायपालिका सो कॉल्ड, वैसे तो न्याय जैसी कोई चीज वहां मिलती नहीं है, लेकिन जो सो कॉल्ड न्यायपालिका है उसके जो अंतर्द्वंद्व हैं, जो उसकी कमजोरियां हैं, जो उसकी खूबियां तो खैर मुझे बहुत कम दिखती हैं, लेकिन जो उसकी खामियां हैं उस सब को उजागर करने के लिए अरविंद केजरीवाल का जो मामला है वो एकदम परफेक्ट उदाहरण है। और वो उदाहरण इसलिए है कि चमत्कारों की श्रृंखला जो आपने बताई है वहां आके खत्म नहीं होती है, एक के बाद एक लगातार चमत्कार हो रहे हैं। आपने जो कहा कि छोटे जज, मझले जज, बड़े जज, अगर मैं असली कारण बोलूंगा तो मुझ पर मानहानि का दावा हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा। लेकिन आपको भी पता है, दर्शकों को भी पता है कि आखिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का वेट किसके प्रोपोर्शनेट होता है। जो मुलाकातें होती हैं पैरवीबाजों की,
जजों की, और वो पूरी जो प्रक्रिया होती है, तो किसका वजन कितना है, किसकी बात में कितना वजन है, बात के साथ कुछ फल मूल जो ले गया है वो किस प्रकार के हैं, जो मिठाइयां हैं वो कैसी हैं, कुछ सब पर तय होता है। और आपको मैं बताऊं कि इस वाले में मामले में, परसों वाले मामले में तो एकदम चमत्कार पर चमत्कार हुए हैं। राउज एवेन्यू का टाइम, यानी लोअर कोर्ट का टाइम 5 बजे तक होता है। आप अगर बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हैं तो चलिए 5:30 6 मान लिया आपकी बात को, उसमें भी सनद रहे कि हमारी न्याय व्यवस्था अभी छुट्टी पर है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये सनद रहे 2 महीने तक वो लोग छुट्टी पर रहेंगे और लगातार इस बीच आपको जहां से न्याय पाना है आप पाइए। कहने के लिए वो लोग कुछ अवकाशकालीन बेंचेज लगाते हैं, जिसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट जैसे जहां इतने महत्वपूर्ण और गंभीर मामले आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में शायद 8 बेंच होती है या 6 बेंच होती है, पता नहीं, मतलब कुछ इसी तरह की, 10 से कम बेंच होती है। अब लोअर कोर्ट में कितनी बेंचें होंगी इसको देख लीजिए। और लोअर कोर्ट की जो न्यायाधीश थी, उन्होंने केवल यही नहीं किया, उनके चमत्कारों की श्रृंखला पहले तो इससे शुरू कीजिए कि वो बहुत मेहनती हैं। 5 बजे की बजाय उन्होंने 8:30 बजे फैसला सुनाया। दूसरे, पारदर्शी इतनी है कि फैसला सुनाने के साथ उन्होंने इसको मीडिया को भी बता दिया और मीडिया में हल्ला हुआ, तब जाके ईडी गई है। यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक चमत्कार किया है। सुबह 8:30 बजे ईडी गई है और 10 बजे हाई कोर्ट ने जब फैसला दिया है कि भाई इस पर स्टे लगेगा, तब तक किस चीज पर स्टे लगाया है ये दिल्ली हाई कोर्ट को भी पता नहीं है, क्योंकि फैसला तो आया नहीं है, फैसला आपने पढ़ा ही नहीं है, तो ऑर्डर नहीं निकला है सर। आप दर्शकों सहित आपको मैं ये डिफरेंस बताऊं, आप स्टे किस पर लगाते हैं? किसी ऑर्डर पर लगाएंगे ना। जब आपका पास ऑर्डर ही नहीं है तो आपने स्टे किस चीज पर लगा दिया साहब? तो यहाँ हाई कोर्ट ने भी चमत्कार किया है। अब यह अलग बात है कि कंजर केजरी को वहां रहना पड़ा है, तो वो मेरे लिए तो खुशी की बात है, आपके लिए भी खुशी की बात है, लेकिन जो ये न्यायिक परंपरा है चमत्कारों की, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखिए, आपने एक बात बताई ही कि अब 1000-2000 पन्ने का आपका पूरा ग्रीवांस है, वो कौन पढ़ेगा। ईडी के मामले में सचमुच, और खास तौर से जो ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला है, पीएमएसएल जिसको कहते हैं, वो उसमें जमानत मिलना सचमुच मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें सारा ओनस जो होता है वो सो कॉल्ड एक्यूज पर होता है। जैसे इसमें अरविंद केजरीवाल को यह साबित करना है कि वो दोषी नहीं है, ईडी को केवल ये साबित करना है कि ये चीजें हैं साहब, साबित करें, हमें तो पता है कि ये दोषी है। ऐसे गंभीर मामले की जब आप सुनवाई कर रहे हैं, ऐसे गंभीर मामले को जब आप सुन रहे हैं, वो भी छुट्टियों वाली बेंच में, जब आपकी पूरी प्रक्रिया छुट्टी पर है, गर्मी की छुट्टी मना रही है शिमला में या हिमाचल में या कहीं भी, तब आप साहब 5 बजे तक उसको नहीं समेट पाते हैं, और तब आपके पास फुर्सत नहीं है कि आप 1000 पन्ने पढ़ें। आप उसका अब्रिज्ड वर्जन भी पढ़ लेते कम से कम, लेकिन नहीं। तो अभी तो हमने शुरू किया है, न्यायालयों की जो महिमा है, उस महिमा को आप कितना गाएंगे? उसमें तो अभी बहुत सारे प्रकरण आने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल लेकिन क्लासिक केस स्टडी है, इस पर सचमुच पीएचडी होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल इस पर पीएचडी होनी चाहिए। और जब हम एक फैसले, एक जो केजरीवाल का ये जो मैटर आया है, इसको बेस बना के और भारतीय जुडिशरी का जो चाल चलन है, इस पर बात कर रहे हैं, तो जरा इसके कुछ टेक्निकल चीजों को, इस केस के टेक्निकल चीजों को भी और साफ कर देने की जरूरत है। आप यहाँ देखिए, जज साहिबा ने बेल ग्रांट करते समय ये तो कहा ही कि आपके 1000-1500 पन्नों को हम नहीं पढ़ेंगे, इतनी हमको फुर्सत नहीं है। उसी के साथ कभी भी अगर किसी को बेल ग्रांट की जाती है, तो वो न्यायिक आधार, वो धाराएं बताई जाती हैं, वो न्यायिक आधार बताया जाता है। जज अपने फैसले में जमानत देते समय ये बताते हैं। इन जज साहिबा ने न सिर्फ उस दस्तावेज को पढ़ने से इनकार कर दिया, बल्कि जो इन्होंने बेल ग्रांट किया, उस ऑर्डर में कहीं कोई संवैधानिक आधार भी नहीं लिखने की जरूरत समझी।
अब ऐसे में आपने जो कहा कि जज साहिबा बड़ी मेहनती हैं और जजों की नियुक्तियां कैसे होती रही हैं, और इस केस में जब सिंघवी साहब सामने आते हैं परिदृश्य में, तो मेरे सामने तमाम चलचित्र घूम जाते हैं साहब। तो ऐसे में आपने कहा फल मूल कंद, तो फल मूल कंद तो है ही है, बहुत कुछ बंद बंद भी हो सकता है जिसके आसार नजर आते हैं। ऐसे में ये चाल चरित्र चेहरा भारतीय जुडिशरी का किस गर्त में जा रहा है, क्या इसका कभी स्वतः संज्ञान आप उम्मीद करेंगे कि भारत की जुडिशरी ले सकेगी, अरविंद केजरीवाल के ही बहाने से ही? क्योंकि यहां नहीं पर नहीं, मैं जी आपको कई बार बोल चुका हूं, आपका अगर सवाल में कुछ और जोड़ेंगे तो जोड़ लीजिए। वैसे नहीं मुझे नहीं हो लगता है गया। सवाल आपका पूरा हो गया है। मुझे इस तथाकथित न्याय व्यवस्था से कोई उम्मीद नहीं है, ये कोई स्वतः संज्ञान नहीं लेगी। अगर इसको स्वतः संज्ञान लेना होता तो अभी तुरंत के दो मामले हैं। एक जिसमें ईवीएम के नाम पर विषधर राहुल और उसके पूरे गेहूं कड़ैतों ने लगातार झूठ बोला। वह पूरी बात कहां से शुरू हुई? एक टुटपुंजिया अखबार ने पता नहीं किस टुटपुंजिया जगह से कोई सम्मेलन ये वो लेके, कोई कोट लेके और छाप दिया उसको। अब उस पर कितना बवेला हुआ, पूरी अंतरराष्ट्रीय स्तर की फजीहत हुई। एलन मस्क ने क्या बोला नहीं बोला, उसने अमेरिका के संदर्भ में बोला, उसको यहाँ लाके जबरदस्ती थोपा गया, किया गया। इस पर कब संज्ञान लिया? विषधर राहुल लगातार बोलता रहा है कि इस देश में आग लगवा देंगे, इस देश को बारूद छिड़क दिया है, बस एक चिंगारी की जरूरत है। चाहे वो नीट की परीक्षा हो या जो भी सरकारी जो भी मामला है, वो अपनी जांच कर रही है। सरकार में बाकायदा स्ट्रिंजेंट लॉ भी बना दिया है, 4 महीने पहले बना, इस बार उसने पास कर दिया और बिल्कुल लागू कर दिया, लागू कर दिया। और इसके बावजूद ये लोग जिस तरह से सड़कों पर उतर रहे हैं, जिस तरह से हंगामा कर रहे हैं, हमारे मिलॉर्ड्स कहाँ सोए हुए हैं? जबकि मिलॉर्ड्स तो बहुत जागृत अवस्था में होते हैं ना। मुझे तो लगता है कि वो ओमनी प्रेजेंट हैं। किसी बच्चे को आप थप्पड़ मार दीजिए तो हमारे मिलॉर्ड जग जाते हैं, खबरदार क्या थप्पड़ मारा जी। और उसमें भी खासतौर से पसमानदा है, तब पसमानदा था या अशराफ था मुझे नहीं पता, लेकिन तथाकथित अल्पसंख्यक। इस देश में देखिए दिक्कत क्या है कि सब कुछ तथाकथित है। तथाकथित न्याय व्यवस्था है, तथाकथित अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक मतलब 25 करोड़ आबादी है कि 20 करोड़ पता नहीं, और वो अल्पसंख्यक हैं। तथाकथित विपक्ष है जो किसी भी बात पर इस देश की मर्यादा को जूते तले रौंदने को तैयार है और उस पर कोई चूं तक नहीं होती है। तो इसलिए आप स्वतः संज्ञान की बात करते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि अगर अभी आप और मैं पीआईएल दायर करें इनको, आप लोग ये क्या बवासीर मचा रखे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या बना दिए हैं इस पूरी व्यवस्था का, तो ये हम लोगों पर हंगामा कर देंगे, है ना। और ये लोग हम लोगों के ऊपर मुकदमा करके कहेंगे कि भाई इसको ले जाओ। आप देख रहे होंगे कई सारे यूट्यूबर्स पर, कई सारे इस पर मुकदमा हो चुका है। अरे साहब, इसी वीडियो पर स्वतः संज्ञान लेके व्यालोक पाठक और अवनीश शर्मा को भीतर कर देंगे। आ जाओ भैया, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो असल में इन लोगों के पास दरअसल फुर्सत ही फुर्सत है। और मुझे तो इंतजार है कि जब एकदम फ्रेश होके, फ्रेशन अप होकर, एकदम पहाड़ी वादियों से इस झुलसाती गर्मी में, क्योंकि सब पहाड़ी में होंगे या स्विट्जरलैंड में होंगे, वहां से जब एकदम फ्रेशन अप होकर आएंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 5-6 ऐसे चमत्कारी फैसले और देंगे, जिसमें 2-4 तो दे चुके हैं कि केजरीवाल को इन्होंने जमानत दे दी कि भाई आपका महान कर्तव्य है चुनाव में प्रचार करना, इसलिए आप जाइए। हालांकि उसके बाद इन्होंने जो प्रेसिडेंट खड़ा किया है और उसके बाद जिस तरह से मतलब दुर्दांत अपराधियों ने अर्जी लगाई है, वो आपको पता ही है। कोई बिल्कुल असम की किसी जेल में बंद दुर्दांत आतंकवादी ने कहा ना, इसी मामले का उदाहरण देते हुए कि मुझे भी चुनाव लड़ना है। और जितने भी कैदी हैं, क्या उनका मौलिक अधिकार चुनाव में हिस्सा लेना नहीं है? तो सबको खोल दीजिए साहब। व्यालोक जी, अगर आपको याद हो तो चुनाव के ठीक पहले जब अरविंद केजरीवाल जी पर इतना लोकतांत्रिक चुम्मा लिया
सुप्रीम कोर्ट ने जी कि साहब आप स्टार प्रचारक हैं, आपको 5 साल में एक बार जाना चुनाव पड़ेगा। आता है, जाइए जाइए तुरंत जमानत दीजिए। और रास्ता वहीं से खुला अरविंद केजरीवाल की, जहां पर की जमानत का कोई दूर दूर तक स्कोप नहीं था, वहां सुप्रीम कोर्ट साहब ने स्कोप खोल दिया। तो हमने आपने ये लगातार बात कही कि इस देश में सारी जेलों में बंद सभी कैदियों को अगर वो मतदान करना चाहते हैं तो उन सबको जमानत दीजिए, सबको मिलनी चाहिए जमानत। तो अगर प्रधानी का इलेक्शन है तब भी जमानत दीजिए, सभासद का इलेक्शन है तब भी बिल्कुल। जमानत दीजिए। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे तो मतलब वाकई 2-3 दिन ये जो फैसला रिजर्व रखा है मजले कोर्ट ने, मजले कोर्ट का मतलब सबसे छोटे वाले सबसे बड़े वाले के बीच वाले हाई कोर्ट वाले, तो मुझे तो ये लग रहा है कि 3 दिन बाद कहीं ये चमत्कारिक फैसला न सुनने को मिले कि साहब जमानत दी जाती है, और चूंकि दिल्ली में जल संकट है इसलिए अरविंद केजरीवाल का बाहर आके, और अरविंद केजरीवाल के साथ 2 तरह का जल संकट आया ना सामने। एक तो उनकी दिल्ली, उनकी जो प्रजा है, जहां के वो सुल्तान है, वहां जल संकट है। दूसरा ये भी सुनाई दिया था कि उनको कूलर में पानी तिहाड़ में, वहां भी जल संकट है। तो यह भी इस देश में देखा जा सकता है कि वो ये कहें कि जल संकट जाइए और दूर कीजिए। मजे की बात आप ये देखिए, और मजे की बात क्या साहब, गंभीरता से कहूंगा, बेशर्मी और बेहयाई देखिए। दिल्ली में सरकार तुम्हारी, एमसीडी तुम्हारे पास, तुम्हारे खिलाफ जल संकट पैदा करने के आरोप में दिल्ली की जनता को धरने पर होना चाहिए, और धरने पर कौन बैठ जाता है? संजय सिंह और आतिशी मार लेना। मतलब ये कंपटीशन चल रहा है दिल्ली के गिरोह, आप अरविंद केजरीवाल के गिरोह में, और अब किस मुंह से गिरोह न बोलूं, जुडिशरी के साथ, कि साहब गजब का गठजोड़ चल रहा है। ऐसे में व्यालोक पाठक और अवनीश शर्मा बैठ के हर हफ्ते गाली महोत्सव सजाते रहें, इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। आखिर इस समस्या का निदान कब होगा, कहां होगा, किस तरीके से होगा? क्या सरकार अब कहीं इस मामले को सोच सकेगी? और अब ये प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है और बड़ा सवाल हो जाता है कि अब वो 370 अकेले और 400 पार वाले नरेंद्र मोदी नहीं है, 2014-2019 वाले नरेंद्र मोदी नहीं है, अब ये 240 वाले नरेंद्र मोदी हैं साहब। तो नहीं दर्शक भी देखिए, हमारे हमेशा ये कहते हैं कि साहब समस्या तो बहुत लोग बतियाते हैं, और हम लोगों की एक ये आदत रही है व्यालोक जी कि हम लोग समस्या थोड़े में बतियाते हैं और उसके समाधान पर भी बात करते हैं, और उचित डिस्कशन यही है। समाधान कहीं दिखाई देता है आपको? नहीं देखिए, मैं समाधान जुडिशियल तो रिफॉर्म की बिल्कुल, बात कर रहा हूं सीधे सीधे। समाधान तो बिल्कुल है और जुडिशियल रिफॉर्म्स तो होंगे ही और होने ही चाहिए। अब सवाल बस उसी का है कि वो कितनी देर में होगा। अगर 300 पार रहते ये सरकार तो हो सकता है कि 6 महीने में हो जाती, हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किया नहीं गया, पहली ही कार्यकाल में सीधा इसी पर हाथ रखा गया। तो शायद बिल्कुल। वो कहावत हो गई कि खिचड़ी बहुत गर्म थी और अचानक बीच में हाथ डाल दिया गया। तो अब ठंडा ठंडा करके खाया जाएगा, और फिर जनता को भी तो थोड़ा मजा लेना चाहिए ना। आपके लिए कंजर केजरी ने कहा था कि दिल्ली में हम फ्री वाटर देंगे, तो दिल्ली को वाटर फ्री कर दिया। अब आप झेलिए। उसने कहा था कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दे रहा है। कुछ दिनों में ये भी होगा। आप देखिए कि इस व्यक्ति ने जो जो कहा उस सब में घोटाला किया। और आपको क्या लगता है, या दर्शकों को क्या लगता है कि इसकी फाइलें जब इलेक्ट्रिसिटी की खुलेंगी, और खुलेंगी क्या, खुल चुकी, तो उसमें भी भ्रष्टाचार है, उसमें भी घपला है, उसमें भी घोटाला है। तो चाहे बिजली हो, चाहे, एक चीज जो व्यक्ति नहीं समझ पाता है, हमारा वोटर, या हम खुद वोटर हैं, मैं भी वोटर हूं, आप भी वोटर हैं, हम लोग एक चीज जो नहीं समझ पाते हैं कि हम अपने अल्पकालीन हितों को देखते हुए दीर्घकालीन बातों को बड़े भूल जाते हैं। बिल्कुल। और यही बात चाहे बिहार में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे दिल्ली में हो, हर एक जगह जनता ये बार बार करती है, पछताती है और फिर से रोटी पलटती है। लेकिन तब तक नुकसान इतना हो चुका रहता है कि वापस ट्रैक पर आने में बहुत दिक्कत होती है। अभी जैसे आप कर्नाटक में देखें, कर्नाटक की सरकार दिवालिया हो चुकी है, वह लगातार दाम बढ़ा रही है। पहले से जहां इतनी महंगाई है, सारा कुछ है, सिलिकॉन सिटी पर आप कितना बोझ डालेंगे, और उसके साथ साथ आप लोगों पर कितना बोझ डालेंगे, लेकिन डाल रही है सरकार। इसी तरह दिल्ली में मुफ्त 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 के नाम पर इन लोगों ने किया। लेकिन आपने खुद केरल बताया, अभी केरल तो केरल में हो चुका है। मतलब
केरल तो क्लासिक केस है। तमिलनाडु अभी आएगा कुछ दिनों में, आप देखिएगा तमिलनाडु कहेगा कि मुझे पैसा नहीं दे रहे हैं, और ये सब लोग किस पर वेस्ट ठीकरा बंगाल, फोड़ेंगे? वेस्ट बंगाल सर कहेगा। वेस्ट बंगाल की स्थिति ये है कि केंद्र अगर अपने हिस्से का बजट केवल 1 हफ्ते के लिए रोक दे तो ममता बनर्जी सड़क पर आ जाएंगी, और वहां पर लाइट जलाने भर को पैसा राज्य सरकार के पास नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई रेवेन्यू नहीं है साहब। जी, और आपने पहले भी कहा कि भाई ये जो मुफ्तखोरी वाला हिसाब किताब है ना, और आपने कहा अभी दिल्ली में कि सरकार ही खुद के खिलाफ धरने पर है, ये क्लासिक केस ऑफ थेथराई, बेहयाई, लुच्चाई और नीचता है आम आदमी पार्टी की। मतलब मैं सीरियसली बॉस बहुत गंभीरता से सोचता हूं कि इनसे पतित कौन हो सकता है, कोई होगा क्या? तो फिर मेरे दिमाग में आता है अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, उसी पार्टी का दूसरा आदमी जो है वो उससे पतित है। पतित पने की, पातित्य की, नीचे गिरने की इन्होंने होड़ लगा रखी है, खासतौर से आतिशी ने, संजय सिंह ने, कंजर ने, क्योंकि सबको कंजर की कुर्सी चाहिए। अब वो तो पता नहीं कुर्सी छोड़ नहीं रहा है। ये कैसी राजधानी हम लोग बना रहे हैं जहां का मुख्यमंत्री 2-3 महीने से जेल में है, सरकार कुछ चल नहीं रही है। सरकार तो डिफंक्ट है क्योंकि कोई बैठक नहीं हो रही है, कैबिनेट का कोई फैसला नहीं हो रहा है, कैबिनेट की किसी फाइल पर अगर हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं तो सरकार कहां से चल रही है? वो बिल्कुल तो ठीक। भला हो कि दिल्ली केंद्र सरकार के नियंत्रण में आधी अधूरी है, जो थोड़ा बहुत वहां के 2 करोड़ लोग जिंदा हैं, वरना ये लोग तो मार बहुत बड़ी दिए बात, होते इन लोगों के। बहुत बड़ी बात आपने कही। मैं कभी कभी इस बात को लेकर सिहर जाता हूं, सिहरन आ जाती है सोच के कि अगर कहीं गलती से दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार के अंडर दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर होता, दिल्ली की पुलिसिंग होती, कल्पना करिए दर्शकों कि क्या हो सकता था। और ऐसी स्थिति में इस तरह के बेशर्म अराजक लोगों को लगातार हमारी जुडिशरी का सपोर्ट मिलते जाना, ये सबसे बड़ा चिंताजनक पहलू है, जिसको कि कम से कम पूरे देश की जनता को, वोटर को समझना होगा। और यहां पर एक चीज जरूर आशा की किरण दिखाई देती है, क्योंकि देखिए समस्याएं लगातार बतियाने से ठीक है, समस्या सामने रखी जानी चाहिए, लेकिन फिर उसका जवाब भी खो जाना चाहिए। अगर केवल सवाल खड़ा करना किसी व्यालोक पाठक का, किसी अवनीश शर्मा का, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि चर्चा को या उन सवालों के बाद हम उसके निदान की तरफ आए। और ऐसे में व्यालोक जी, आपकी ये बात मुझे ज्यादा कन्विंसिंग समझ में आती है। निश्चित तौर पर सरकार ने 2014 में आने के बाद ही अपनी विल दिखाई जुडिशियल रिफॉर्म को लेके, लॉ कमीशन ने इस पर काम किया, सरकार आगे बढ़ी। आपने वो खिचड़ी, गर्म खिचड़ी वाली बात कही, बिल्कुल कही। तो यहां इरादे साफ साफ दिखाई देते हैं। हाँ, संख्या बल इस बार नरेंद्र मोदी सरकार की संख्या बल में कमी आई है, ये भी बात ठीक है, लेकिन शपथ ग्रहण के बाद से अब तक जिस तरीके से सरकार चल रही है, जिस तरीके से कैबिनेट बन रहा है, जिस तरीके से लोकसभा के अध्यक्ष के फैसले हो रहे हैं, प्रधानमंत्री का जो तेवर है, चाहे नेशनल लेवल पे हो चाहे इंटरनेशनल फ्रंट पे हो, उस सब से देख के तो यही लगता है कि कम से कम ये सरकार अपने इरादे, अपने नीयत से सरकार चलाने के उलझन में कहीं से फंसी हुई अब तक दिखाई नहीं दे रही है। तो निश्चित तौर पर यह उम्मीद क्या की जानी चाहिए कि देर सवेर इस तीसरे कार्यकाल में, क्योंकि ऐतिहासिक तीसरा कार्यकाल है साहब, 6 दशकों के बाद कोई प्रधानमंत्री वापस आया है, तीसरी बार वापस आया है, तो क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि गाहे बगाहे इस बीच में जुडिशियल रिफॉर्म, जो कि अति आवश्यक है, भारत की जनता की डिमांड पर करने की आवश्यकता है, और ये सरकार इस पर पहल करेगी एक बार फिर, जो कि वो पहले कर चुकी? सरकार बिल्कुल करेगी, क्योंकि सरकार भी चटी हुई है ना। न्याय के नाम पर इन लोगों के जो तमाशे हैं और जिस तरह की बकवास ये लोग करते हैं, खासतौर से जिस तरह से ये एग्जीक्यूटिव के मामलों में टांग अड़ाते हैं, आपको याद, मतलब याद क्या दिलाना है, आप पलटिए ना पन्ने, दर्शक पलट लें पन्ने। पिछले 10 साल में ऐसा लग रहा है जैसे अति एक्टिव न्यायपालिका कार्यपालिका के हर एक काम में हस्तक्षेप कर रही है, विधायिका के हर एक काम में हस्तक्षेप कर रही है। मतलब ये लोग खुद को सचमुच भगवान समझने लगे हैं। इन लोगों के मुताबिक पूरा देश चलेगा, ये लोग किसी के मुताबिक नहीं चलेंगे। और ये बात मैं कई बार कह चुका हूं कि सबसे पहले इन पर नकेल
इनकी नाकों में नकेल डालकर और इनको सीधे ऐसे डालना होगा घोड़े की तरह कि तुम नौकर हो और नौकरी करो। इससे ज्यादा कि तुम्हारी हैसियत नहीं है लोकतंत्र में। दैट्स इट। बिल्कुल 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 व्यालोक जी। और लोकतंत्र के जिस मॉडल को हमने अपने अपनाया है, हमारे देश ने अपनाया है, उसमें ये भी जनता के उसी तरह से नौकर हैं जैसे कोई भी सरकारी सेवक होता है, क्योंकि ये टैक्स पेयर्स हमारे आपके पैसों पर पलते हैं। जी हाँ, मैं बेहद कड़ाई और स्पष्ट कह रहा हूं, पलते हैं आप। बहुत ज्यादा गुमान आपको नहीं होना चाहिए। रही बात पलते स्वतः ही नहीं संज्ञान लेने है की, ये, अपने पलते ही नहीं है ये, अपनी जितनी अय्याशियां भी करते हैं वो भी हमारे आपके पैसों से ही करते हैं। अभी जो ये 2 बिल्कुल महीने के करते लिए हैं। चले गए हैं, 2-2 करोड़ मुकदमे छोड़ के क्यों चले गए हैं? पहले मुकदमे निपटाओ, उसके बाद छुट्टी पर जाओ। तुम्हारी अंतरात्मा तो खैर है नहीं, अंतरात्मा तो तुम्हें धिक्कारती नहीं है, लेकिन कम से कम हम लोगों की धिक्कार तो सुन लो यार। अरे कभी शीशा देख लो। और छुट्टियां मनाने के लिए इतनी लंबी छुट्टी, इतने पेंडिंग मुकदमों को छोड़ के जब तुम जाते हो, तो अपने जो सरकारी बंगला है, उसके माली, उसके नौकर, उसके ड्राइवर, तुम्हारे रखवाले, तुम्हारे गेटमैन, उनकी छुट्टियां होती हैं क्या? वो आदमी नहीं है? शर्म नहीं आती तुम्हें? कब आएगी शर्म? और ऐसे बेशर्मों के लिए ऐसे सुंदर सुंदर फैसले लाके देते हैं आप लोग। देखिए साहब, चाहे किसी यूट्यूबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात हो, हालांकि ये कांग्रेस किस नीचता पर और किस पॉलिटिकल वेंडेटा पर जा रही है, ये वो जाने। लेकिन अब इस देश में जनता भी सामने खड़ी होगी, और सारी जनता दिल्ली की जनता नहीं होती है। मैं दिल्ली के दर्शकों से माफी मांगते हुए बात कह रहा हूं, साहब आप भी आईना देखिए। जिस दिल्ली की सरकार के द्वारा पैदा किए जल संकट पर आपको धरने पर बैठना चाहिए था, दिल्ली की जनता को बैठना चाहिए था, सरकार खुद बैठी हुई है। तो जनता के भी क्या कहने व्यालोक जी। लेकिन उसी के साथ आपने जो एक बार बार दोहराई कि हमें आपको बिल्कुल उम्मीद रखनी चाहिए, और ये उम्मीद एक ठोस जमीन पर टिकी है, क्योंकि सरकार पहले ही पहल कर चुकी है, अपने पहले कार्यकाल में ही इस बात की पहल कर चुकी है। तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी बहुत ठंडा करके खाने वाले राजनीतिक व्यक्ति हैं, और निश्चित तौर पर ऐसा खाएंगे कि हवा नहीं लगेगी साहब। और ये आपकी सफेद लटकन, जिसमें व्यालोक जी जैसे कहते हैं ना कि खूब सारे जुएं भरे रहते हैं, और आपकी ये काली टेंट जो आपका है, ये सारा कुछ दुरुस्त हो जाएगा अगर आप दुरुस्त नहीं हुए तो। व्यालोक जी, अब हम लोग बात करेंगे 3 दिन के लगभग फैसला रिजर्व है, देखते हैं। हम तो बिल्कुल उस वाले मोड में चले गए हैं, जैसे वो पहले लास्ट डिजिट वाली लॉटरी नहीं होती थी, 9 निकलेगा कि 7, 7 निकलेगा कि 6। तो अब 3 दिन के बाद 2 दिन बीती गया है ना। तो मुझे लगता है कि कल या हद से हद परसों फैसला सुना देंगे मझले वाले जज साहब। तो ये स्थिति है, और सवाल हमारा शुरुआती फिर से दर्शकों वहीं खड़ा है कि आखिर जुडिशरी के फैसलों का ये कौन सा पैमाना है, उनका कौन सा ज्ञान है कि कभी सेशन कोर्ट का जो फैसला होता है वो हाई कोर्ट आते आते बिल्कुल पलट जाता है, हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट जाते जाते बिल्कुल पलट जाता है। तो अगर दर्शकों हमारा थंबनेल ये कहता है कि एक जज ने मारा दूसरे जज को थप्पड़, तो राउज एवेन्यू कोर्ट को हाई कोर्ट ने इस केस में मारा है थप्पड़, और उससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट को और हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट मार चुका है थप्पड़, जब उसने इस बेशर्म और शराब घोटालेबाज अरविंद केजरीवाल को वो सो कॉल्ड इंटरिम बेल और पेरोल दिया था। तो ये आपस की थप्पड़बाजी कैसे है, इस पर भी विचार करिएगा। और व्यालोक जी ने जैसे कहा कि अनेकों उदाहरण ऐसे फैले हुए हैं, आप सब लोगों के बीच में होगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप हार रहे हैं मुकदमा, हाई कोर्ट से जाके स्टे ला रहे हैं और जीत जा रहे हैं। खैर हम आप जैसे लोगों की सुप्रीम कोर्ट जाने की तो बिसात नहीं है, लेकिन आईने अब सबको देखने पड़ेंगे। व्यालोक जी आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों इसी के साथ हमें और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री राम। जय